ये किताब सबसे पहले ये समझाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन भी वही बन जाता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते। लेखक बताता है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे हर विचार पर विश्वास कर लेते हैं और हर भावना के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि विचार सिर्फ एक मानसिक घटना है और भावना एक अस्थायी ऊर्जा। दोनों स्थायी नहीं होते, लेकिन हम उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। ये समझाया गया है कि ओवर थिंकिंग कैसे जन्म लेती है। जब हम किसी एक बात को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग उसे खतरे की तरह रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वही सोच डर, बेचैनी और घबराहट में बदल जाती है। लेखक कहता है कि अगर आप अपनी भावनाओं को समझना सीख जाओ तो वे आपके मालिक नहीं बल्कि आपके साधन बन जाती हैं। वो ये भी स्पष्ट करता है कि आत्मनियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। जैसे गुस्सा गलत नहीं है लेकिन उसका उपयोग गलत हो सकता है। डर गलत नहीं है लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत हो सकता है। किताब का मूल संदेश यही है कि जो इंसान अपने दिमाग को समझ लेता है वही इंसान अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। लेखक ये भी बताता है कि आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस ही भावनात्मक नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। जब आप ये पहचानना सीख जाते हैं कि इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तब आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते बल्कि उनके चालक बन जाते हैं। इस भाग में यह भी समझाया गया है कि बाहरी परिस्थितियां आपके मन को नहीं बिगाड़ती, बल्कि आप उन परिस्थितियों को जिस नज़र से देखते हैं वही आपके मन को बनाती या बिगाड़ती है। यानी समस्या बाहर नहीं, आपकी व्याख्या में होती है। अगर आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख जाओ तो आधी मानसिक परेशानियां वहीं खत्म हो जाती हैं। लेखक ये भी बताता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं से लड़ता है वो कमज़ोर होता जाता है और जो उन्हें समझकर संभालता है वो मानसिक रूप से मजबूत बनता है। इस पहले भाग का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं और जब तक आप उन्हें नियंत्रित करना नहीं सीखोगे तब तक कोई भी सफलता, शांति या संतुलन स्थायी नहीं रह सकता। ये किताब हमें सबसे पहले एक बहुत ही गहरी और असहज सच्चाई से परिचित कराती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग और भावनाओं से होती है। इंसान बाहर से जितना भी मजबूत दिखे, भीतर से वो उतना ही उलझा हुआ, डरा हुआ और असमंजस से भरा हो सकता है। हम रोज अपने मन में हजारों विचार पैदा करते हैं जिनमें से अधिकतर नकारात्मक होते हैं, डर से भरे होते हैं, खुद पर शक करने वाले होते हैं और यही विचार धीरे धीरे हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने लगते हैं। फिर वही भावनाएं हमारे फैसलों को तय करती हैं और अंत में वही फैसले हमारा पूरा भविष्य बदल देते हैं। इसीलिए लेखक साफ कहता है कि अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखा तो दुनिया तुम्हें नियंत्रित करती रहेगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानी की वजह कोई इंसान है, कोई परिस्थिति है, कोई घटना है, लेकिन सच्चाई यह है कि परेशानी की असली जड़ हमारे विचार होते हैं। एक ही परिस्थिति दो लोगों को मिलती है, लेकिन एक मजबूत बन जाता है और दूसरा टूट जाता है, क्योंकि दोनों के सोचने का तरीका अलग होता है। यही कारण है कि लेखक पहले ही भाग में यह स्पष्ट कर देता है कि भावनाएं कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उन पर नियंत्रण न हो तो वही भावनाएं हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाती हैं। जैसे गुस्सा अगर सीमा में हो तो आत्मसम्मान बनाता है, लेकिन अगर हद पार कर जाए तो रिश्ते तोड़ देता है। डर अगर सही मात्रा में हो तो हमें सतर्क रखता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो हमें जड़ बना देता है। दुख अगर समझाया जाए तो हमें परिपक्व बनाता है, लेकिन अगर उसमें डूब जाए तो हमें कमजोर बना देता है। इसलिए नियंत्रण का मतलब भावनाओं को मार देना नहीं बल्कि उन्हें समझकर अपनी सेवा में लगाना होता है। लेखक ये भी बताता है कि हमारी भावनाओं की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वे तात्कालिक होती हैं, यानी उसी पल जो महसूस हुआ वही सच लगने लगता है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होता है और डर में लिया गया फैसला हमें अवसरों से दूर कर देता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने मन को प्रशिक्षित करें कि वो हर भावना को अंतिम सत्य ना माने। पहला कदम जो इस किताब में बताया गया है वो है आत्म अवलोकन, यानी खुद को बाहर से देखना। जब भी कोई भावना उठे तो तुरंत उस भावना के साथ बहने के बजाय एक पल रुककर ये देखना कि मेरे भीतर अभी क्या चल रहा है। क्या मैं सच में खतरे में हूं या सिर्फ मेरा दिमाग मुझे खतरे का भ्रम दिखा रहा है?
क्या मैं सच में अपमानित हुआ हूं या मेरा अहंकार चोट खा रहा है? जैसे ही इंसान ये देखना सीख जाता है कि उसकी भावनाएं कैसे पैदा हो रही हैं, वैसे ही उनके प्रभाव कम होने लगते हैं। लेखक इसे भावनाओं से दूरी बनाना नहीं, बल्कि भावनाओं को समझना कहता है। दूसरा बड़ा सिद्धांत यह है कि हर भावना अस्थायी होती है, लेकिन निर्णय स्थायी होता है। इसीलिए भावनाओं के चरम पर कभी भी जीवन का बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, चाहे वो रिश्ता हो, नौकरी हो, बदला हो या कोई बड़ा रिस्क। लेखक बताता है कि मन को नियंत्रित करने की असली परीक्षा उसी समय होती है जब भीतर तूफान चल रहा होता है। शांत रहना तब आसान है जब सब कुछ ठीक हो, लेकिन असली नियंत्रण तब दिखता है जब अंदर आग लगी हो और फिर भी व्यक्ति संयम न खोए। इस पहले भाग में एक बहुत ही शक्तिशाली बात यह भी बताई जाती है कि हमारा मन अक्सर दो हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा वो है जो हमें सुरक्षित रखना चाहता है और दूसरा हिस्सा वो है जो हमें आगे बढ़ाना चाहता है। सुरक्षित रखने वाला हिस्सा हमें बार बार डराता है, असफलता दिखाता है, लोगों की बातें याद दिलाता है, और वही हिस्सा हमें रोकता है। आगे बढ़ाने वाला हिस्सा हमें जोखिम लेने, सीखने और बदलने के लिए प्रेरित करता है। और जीवन में हम वही बनते हैं जिसे हम रोज सुनते हैं। अगर आप डर वाले भाग को रोज सुनते हैं तो आप सीमित बनते जाते हैं, और अगर विकास वाले भाग को सुनते हैं तो आप निडर बनते जाते हैं। इसीलिए लेखक कहता है कि अपने दिमाग से बात करना सीखो, अपने विचारों को चुनौती दो, हर नकारात्मक विचार को सच मानकर मत चलो। खुद से पूछो, क्या ये तथ्य है या सिर्फ मेरा डर है? क्या ये भविष्यवाणी है या सिर्फ मेरी चिंता है? क्योंकि चिंता कोई भविष्य नहीं बल्कि कल्पना है। यह किताब ये भी समझाती है कि भावनाओं पर काबू पाने का सबसे असरदार तरीका है अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। जब तक इंसान ये मानता रहेगा कि मेरी हालत किसी और की वजह से है, समाज की वजह से है, हालात की वजह से है, तब तक वो अंदर से कमजोर ही रहेगा। जैसे ही वो ये स्वीकार करता है कि मेरे सोचने का तरीका मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन से उसके जीवन में असली बदलाव शुरू होता है। ये पहला भाग हमें ये भी सिखाता है कि परेशानियों से भागना एक भ्रम है, क्योंकि जिन भावनाओं से हम भागते हैं वही हमारा पीछा करती हैं। गुस्से से भागोगे तो वो किसी और रूप में लौटेगा, डर से भागोगे तो वो नए डर बनाकर आएगा, दुख से भागोगे तो वो खालीपन बनकर बैठ जाएगा। इसलिए भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें समझना ही वास्तविक जीत है। अंत में लेखक स्पष्ट कर देता है कि मन पर नियंत्रण कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि रोज की साधना है। जैसे शरीर रोज व्यायाम से मजबूत होता है, वैसे ही मन रोज जागरूकता से मजबूत होता है। हर बार जब आप भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय उन्हें देखकर प्रतिक्रिया देने से बचते हैं, तब आप अपने मन पर एक नई जीत हासिल करते हैं। और यही छोटी छोटी जीतें एक दिन आपको ऐसा व्यक्ति बना देती हैं जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने विवेक से चलता है। इस चरण में लेखक समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अनियंत्रित भावनाएं होती हैं, और जब तक व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझना और संभालना नहीं सीखता, तब तक वो अपने निर्णयों में स्थिरता नहीं ला सकता। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि भावनाएं स्वतः आती हैं और उन पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन सच्चाई ये है कि भावनाएं सीधे हमारे विचारों से निकलती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन को बदलना है तो उसे सबसे पहले अपनी सोच के पैटर्न को बदलना होगा। लेखक यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ओवर थिंकिंग वास्तव में भावनाओं की बीमारी नहीं बल्कि सोच की आदत है। जब हम किसी भी स्थिति को बार बार उसी नकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो हमारा दिमाग उसी भाव में फंस जाता है, और डर, चिंता, गुस्सा, जलन और निराशा लगातार हमें भीतर से कमजोर करती रहती हैं। लेखक एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं कि हमारा दिमाग वास्तविक खतरे और कल्पनात्मक खतरे में अंतर नहीं कर पाता। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं तो शरीर उसी तरह तनाव पैदा कर देता है जैसे कोई असली खतरा सामने खड़ा हो। इसी कारण दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आता है, बेचैनी बढ़ जाती है और व्यक्ति बिना किसी असली नुकसान के भी टूटने लगता है। इस भाग में लेखक ये भी बताते हैं कि भावनाओं पर नियंत्रण का अर्थ ये नहीं है कि आप भावनाओं को दबा दें, बल्कि इसका अर्थ है उन्हें सही दिशा देना, क्योंकि दबाई गई भावनाएं समय के साथ अंदर ही अंदर जहर बनकर व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक सेहत को खोखला कर देती हैं। लेखक एक सरल तकनीक बताते हैं कि जब भी कोई नकारात्मक भावना आए तो उसके आने को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ बहना या उसके खिलाफ जागरूक होना ये आपके हाथ में होता है।
जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसी क्षण अपने आप से पूछिए कि क्या ये विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? क्या ये विचार मेरी समस्या का समाधान कर रहा है या सिर्फ डर को बढ़ा रहा है? जिस दिन व्यक्ति ये प्रश्न पूछना सीख लेता है, उसी दिन से उसका मानसिक नियंत्रण शुरू हो जाता है। लेखक कहते हैं कि भावनाएं लहरों की तरह होती हैं। यदि आप उनका विरोध करेंगे तो वे आपको डुबो देंगी, लेकिन यदि आप उन्हें समझकर गुजरने देंगे तो वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। इस भाग में आत्म जागरूकता को सबसे बड़ा हथियार माना गया है। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपनी सोच, अपने डर, अपने गुस्से, अपनी खुशी और अपने दुख को बिना जज किए देख पाना। जब आप अपने भीतर उठने वाली हर भावना को एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं, तब आप उसके गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग अपनी भावनाओं की पहचान ही नहीं कर पाते। वे बस ये कहते हैं कि उन्हें बुरा लग रहा है या उन्हें एंग्जाइटी है, लेकिन वे ये नहीं समझते कि असल भावना क्या है। डर है, असुरक्षा है, अकेलापन है या अपमान का घाव है। जब तक भावना की सही पहचान नहीं होगी, तब तक उसका इलाज भी संभव नहीं होगा। लेखक ये भी बताते हैं कि भावनाएं जानकारी होती हैं। वे हमें ये बताने आती हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। यदि कोई बार बार गुस्से में रहता है तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि उसके भीतर कोई पुरानी चोट है। यदि कोई बार बार उदास रहता है तो हो सकता है कि वह आशा खो चुका हो। यदि कोई बार बार बेचैन रहता है तो हो सकता है कि वह भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा हो। इस भाग में यह भी बताया गया है कि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। हर भावना का एक जीवन काल होता है। यदि आप उसे ईंधन देना बंद कर दें तो वो धीरे धीरे दम तोड़ देती है, लेकिन यदि आप उसे सोच के जरिए बार बार हवा देते रहेंगे तो वो आग बनकर आपको जला देगी। लेखक यहाँ ये भी समझाते हैं कि सोशल मीडिया, समाचार और नकारात्मक बातचीत हमारी भावनाओं को लगातार भड़का रही है और अधिकतर लोग ये समझ नहीं पाते कि उनका मन बाहरी दुनिया के नियंत्रण में चला गया है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि दिन में कम से कम कुछ समय ऐसा हो जब आप पूरी तरह बाहरी शोर से अलग होकर अपने भीतर की स्थिति को समझें। एकांत, मौन और आत्मचिंतन को मानसिक स्वामित्व की कुंजी बताया गया है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही दुनिया की परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर पाता है, क्योंकि परिस्थितियां बाहर अधिक नहीं, भीतर अधिक जन्म लेती हैं। इस चरण में यह भी बताया गया है कि भावनात्मक परिपक्वता का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी बुरा ना लगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि बुरा लगने के बाद आप खुद को कितनी जल्दी संभाल लेते हैं। एक कमजोर व्यक्ति बुरे अनुभव में महीनों फंसा रहता है, जबकि एक मजबूत व्यक्ति कुछ समय दुखी होकर फिर उठ खड़ा होता है। यही मानसिक नियंत्रण का वास्तविक प्रमाण होता है। लेखक इस भाग का सार यही देते हैं कि जब तक हम अपने विचारों के मालिक नहीं बनेंगे, तब तक हमारी भावनाएं हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेंगी, और जब हम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, तब दुनिया का कोई भी तूफान हमें अंदर से तोड़ नहीं पाता। इस भाग में लेखक ये समझाता है कि हमारी जिंदगी की अधिकांश समस्याओं की जड़ हमारी अनियंत्रित भावनाएं होती हैं। गुस्सा, डर, जलन, चिंता, अपराध बोध और ओवरथिंकिंग, ये सब हमारे भीतर ऐसे बैठ जाते हैं कि हम सही निर्णय लेना ही भूल जाते हैं। इंसान सबसे ज्यादा नुकसान तब करता है जब वह भावनाओं के बहाव में बहकर निर्णय लेता है, ना कि समझदारी से सोचकर। इसलिए इस अध्याय का मुख्य लक्ष्य ये सिखाना है कि भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर नियंत्रित करना सीखना है। लेखक सबसे पहले यह स्पष्ट करता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। भावनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। समस्या तब शुरू होती है जब हम भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। जैसे गुस्सा आए और हम चिल्ला दें, डर आए और हम पीछे हट जाएं, चिंता आए और हम काम ही करना छोड़ दें। असली काबू तब होता है जब भावनाएं आएं, लेकिन फैसला हमारा दिमाग करे। इस भाग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। भावनाएं अपने आप नहीं बिगड़ती, हम उन्हें बिगाड़ते हैं अपनी सोच से। अगर कोई आपको गाली दे और आप गुस्सा करें, तो गुस्सा उस व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि आपकी व्याख्या की वजह से होता है। आप ये मान लेते हैं कि आपकी बेइज्जती हुई है, इसलिए गुस्सा आता है। अगर आप उसी घटना को ये सोचकर देखें कि सामने वाला खुद परेशान है, तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। लेखक यहाँ इमोशन इक्वल्स टू इवेंट प्लस इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत समझाता है। घटना वही होती है, लेकिन उसका मतलब आप क्या निकालते हैं, वही आपकी भावना तय करता है। इसी कारण दो लोग एक ही स्थिति में बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देते हैं। इसके बाद लेखक बताता है कि भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। आपको ये पहचानना सीखना होगा कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं। जब तक आप अपनी भावना को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उसे बदल भी नहीं सकते। इसके लिए एक आसान अभ्यास बताया गया है। दिन में कई बार अपने आप से सिर्फ इतना पूछिए कि मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। इस साधारण से सवाल से आपकी भावनात्मक समझ धीरे धीरे बहुत मजबूत बनने लगती है।
इसके बाद लेखक पॉज टेक्निक सिखाते हैं। जब भी कोई तेज भावना आए, जैसे गुस्सा, डर या बेचैनी, उस समय तुरंत प्रतिक्रिया न दें। केवल 10 सेकंड का ब्रेक लें। 10 सेकंड में गहरी सांस लें और कोई शब्द ना बोलें। ये छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग को भावनात्मक मोड से तर्क वाले मोड में ले आता है। यहीं से असली नियंत्रण शुरू होता है। फिर यह समझाया गया है कि हम अपनी भावनाओं को अक्सर क्यों नहीं संभाल पाते। इसका कारण होता है पुराना मानसिक पैटर्न या ओल्ड मेंटल कंडीशनिंग। बचपन से हमने कई बातें सीख ली होती हैं। गुस्सा करने से ताकत दिखती है, रोना कमजोरी है, डरना गलत है। ये सभी गलत धारणाएं हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और जिंदगी भर हमें नियंत्रित करती रहती हैं। लेखक सिखाते हैं कि पुरानी कंडीशनिंग को कैसे बदला जाए। इसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी बताई गई हैं। पहला, नई सोच को बार बार दोहराना यानी पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग। दूसरा, पुरानी सोच का विरोध करना यानी मेंटल रिजेक्शन। जब भी मन कहे मैं कमजोर हूं, तुरंत खुद से कहें मैं सीख रहा हूं और मजबूत बन रहा हूं। जब मन कहे मैं असफल हूं, तुरंत कहें यह सीखने की प्रक्रिया है। यही तरीका धीरे धीरे आपके भीतर नई मानसिक वायरिंग तैयार करता है। इसके बाद लेखक इमोशनल डिटैचमेंट पर बात करता है, जिसका मतलब ये नहीं होता कि आप बेरुख हो जाएं, बल्कि इसका मतलब होता है हर बात को निजी मत बनाओ। दुनिया में लोग अपने दर्द, डर और स्वार्थ के कारण आपको चोट पहुंचाते हैं। अगर आप हर बात को दिल पर लेना छोड़ देंगे तो आपका मानसिक बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। लेखक ये भी समझाता है कि ओवर थिंकिंग असल में भावनात्मक असंतुलन की निशानी है। जब इंसान अपने मन पर काबू नहीं रख पाता तो वही विचार बार बार घूमते रहते हैं। इसका समाधान है शरीर को सक्रिय करना, ध्यान लगाना और विचारों को कागज पर उतार देना। कागज पर लिखने से दिमाग हल्का होता है क्योंकि विचार बाहर निकल जाते हैं। इस पाठ का एक बेहद शक्तिशाली संदेश यह है कि आप अपनी भावना नहीं है, आप उसे देखने वाले हैं। आप गुस्सा नहीं है, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है। आप डर नहीं है, आपके अंदर डर उठ रहा है। यह छोटा सा फर्क आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अंत में लेखक ये कहता है कि भावनाओं पर नियंत्रण एक दिन में नहीं आता, यह हर दिन के छोटे छोटे अभ्यास से बनता है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही मन को मजबूत रखने के लिए रोज मानसिक अभ्यास करना पड़ता है। जो इंसान अपनी भावनाओं को समझना सीख लेता है, वही इंसान अपने जीवन को सच में नियंत्रित करता है। लेखक समझाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाहर नहीं बल्कि उसके अपने विचार होते हैं। हम जिन परिस्थितियों से डरते हैं, उनमें से अधिकतर कभी घटती ही नहीं है, लेकिन उनका डर हमारे दिमाग में पहले ही पूरा जीवन जी लेता है। ओवर थिंकिंग का असली कारण यह होता है कि हम भविष्य को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि भविष्य अपने आप में अनिश्चित है। लेखक कहता है कि हर बार जब दिमाग किसी डरावने या नेगेटिव विचार को बार बार घुमाता है, तो वो उसे सच मानने लगता है और शरीर उसी के अनुसार रिएक्ट करने लगता है। दिल तेज धड़कता है, पेट में घबराहट होती है, सांसें तेज हो जाती हैं और व्यक्ति बिना किसी असली खतरे के भी डर में जीने लगता है। लेखक बताता है कि ओवरथिंकिंग को रोकने का पहला नियम यह है कि आप अपने विचारों को चुनौती देना सीखें। हर विचार सच्चा नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता और हर अनुमान सही नहीं होता। आपको खुद से पूछना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूं उसके पक्ष में क्या सबूत है और उसके खिलाफ क्या सबूत है। जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग खुद ही बहुत सारे फालतू डर छोड़ने लगता है। लेखक ये भी बताता है कि हम अक्सर अपने पुराने अनुभवों के आधार पर भविष्य का फैसला कर लेते हैं। यदि कभी असफल हुए तो मान लेते हैं कि हमेशा असफल ही होंगे। यदि किसी ने धोखा दिया तो मान लेते हैं कि हर इंसान धोखेबाज होता है। यही सोच हमें अंदर से कमजोर करती है। लेखक कहता है कि भावनाओं पर काबू पाने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और संतुलित करना है। जब गुस्सा आए तो ये समझो कि उसका कारण क्या है। जब डर आए तो ये देखो कि वो असली खतरे से है या सिर्फ कल्पना से। जब उदासी आए तो ये देखो कि वो किसी नुकसान से है या सिर्फ खालीपन से। लेखक समझाता है कि दिमाग को ट्रेन करना बिल्कुल उसी तरह है जैसे शरीर को ट्रेन किया जाता है। यदि आप रोज नेगेटिव सोच का अभ्यास करेंगे तो दिमाग नेगेटिव ही बनेगा, और यदि आप रोज पॉजिटिव और रियलिस्टिक सोच का अभ्यास करेंगे तो दिमाग मजबूत बन जाएगा। लेखक एक टेक्निक बताता है जिसे वो मानसिक स्विच कहता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत अपने दिमाग में एक सवाल डालो, क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। यदि जवाब पीछे हो तो तुरंत उस विचार को बदलने का निर्णय लो। लेखक ये भी बताता है कि भावनाएं स्थायी नहीं होती हैं, वे लहरों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहना शुरू कर देते हैं कि मैं ही ऐसा हूं, जबकि सच्चाई यह है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं।
लेखक ये भी सिखाता है कि मन को कंट्रोल करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है वर्तमान में रहना। जब आप बीते हुए कल या आने वाले कल में उलझे रहते हैं, तभी ओवर थिंकिंग पैदा होती है। लेकिन जब आप अभी के पल पर ध्यान देते हैं, अपनी सांसों पर, अपने काम पर, अपने शरीर की गतिविधि पर ध्यान देते हैं, तो दिमाग खुद शांत होने लगता है। लेखक कहता है कि कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप हर भावना को रोक दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप तय करें कि कौन सी भावना को आप अपने व्यवहार पर असर डालने देंगे और कौन सी को नहीं। गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में गलत निर्णय लेना गलत है। डर आना गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से आगे ना बढ़ना गलत है। लेखक ये भी बताता है कि हम अक्सर अपनी खुशी को दूसरों के बर्ताव पर टिका देते हैं, इसलिए जब कोई हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी भावना की जिम्मेदारी खुद लेना सीखते हैं, तब आप भावनात्मक रूप से आजाद हो जाते हैं। ये भाग हमें ये सिखाता है कि भावनाओं को समझना, ओवर थिंकिंग को चुनौती देना, वर्तमान में जीना और विचारों को सही दिशा में मोड़ना ही असली मानसिक आजादी की कुंजी है। इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान बाहरी हालात नहीं, बल्कि उसके अपने इमोशनल ट्रिगर्स पहुंचाते हैं। ट्रिगर वो मानसिक बटन होते हैं जिन्हें कोई भी इंसान, परिस्थिति या शब्द दबा देता है और हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर बैठते हैं, जैसे गुस्सा, जलन, डर, घबराहट या अपराध बोध। लेखक बताता है कि अगर आप अपने ट्रिगर्स को नहीं पहचानते तो आप जिंदगी भर दूसरों के कंट्रोल में रहेंगे। कोई आपको एक लाइन बोलेगा और आपका मूड कई घंटों के लिए खराब हो जाएगा। कोई आपको नीचा दिखाएगा और आपकी ऊर्जा टूट जाएगी। कोई आपको इग्नोर करेगा और आप खुद को बेकार समझने लगेंगे। इसीलिए सबसे पहला कदम है अपने हर बार के इमोशनल विस्फोट को नोटिस करना कि किस स्थिति में आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, किस तरह की बातें आपको अंदर से तोड़ देती हैं और किन लोगों के सामने आप खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं तो आधा कंट्रोल अपने आप आपके हाथ में आ जाता है। लेखक ये भी समझाता है कि ट्रिगर हमेशा बाहर से नहीं आते। कई बार हम खुद को ही ट्रिगर करते हैं अपनी यादों, डर और भविष्य की कल्पनाओं से। ओवरथिंकिंग इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां कोई भी खतरा सामने नहीं होता, लेकिन दिमाग खुद ही डर पैदा कर लेता है। ऐसे में आपको पॉज टेक्निक अपनानी होती है, यानी जैसे ही मन में तेज इमोशन उठे, तुरंत कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 सेकंड का ब्रेक लेना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना कि क्या ये भावना सच में इस वक्त सही है या केवल मेरी पुरानी आदत का रिएक्शन है। लेखक बताता है कि जो इंसान इस छोटे से अंतर को समझ लेता है, वही असली माइंड कंट्रोल सीख लेता है। पार्ट 7 में यह भी बताया गया है कि आपको अपनी भावनाओं से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर दिशा देनी है। गुस्सा स्वभाव से बुरा नहीं है, अगर उसे सही जगह लगाया जाए तो वही गुस्सा आत्मसम्मान बन जाता है। डर अगर सही दिशा में हो तो वही सावधानी बन जाता है, और दुख अगर सही तरह से समझा जाए तो वही गहरी समझ बन जाता है। समस्या तब होती है जब भावना मालिक बन जाती है और इंसान नौकर। इसलिए लेखक सिखाता है कि हर भावना को संदेश की तरह देखो, ना कि सजा की तरह। भावना ये बताने आती है कि आपके अंदर कुछ असंतुलन है। अगर आप उसे दबाने की कोशिश करोगे तो वो और तेज होकर लौटेगी, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार करके समझ लोगे तो वो खुद शांत हो जाएगी। इस भाग में इमोशनल डिसिप्लिन की बात भी की गई है, यानी रोजमर्रा के छोटे फैसलों में भी भावनाओं को नहीं बल्कि स्पष्टता को प्राथमिकता देना। जैसे हर बात पर तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ना, हर आलोचना को व्यक्तिगत हमला ना समझना, हर असफलता को अपनी औकात से जोड़कर देखना बंद करना। लेखक ये भी बताता है कि भावनात्मक मजबूती कोई जन्मजात ताकत नहीं, बल्कि रोज की ट्रेनिंग से बनी शक्ति है। जैसे शरीर रोज एक्सरसाइज से मजबूत होता है, वैसे ही दिमाग रोज सही प्रतिक्रिया से मजबूत होता है। जब आप बार बार खुद को शांत प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग देते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड ऑटोमेटिक कंट्रोल में आने लगता है। यही वो स्तर है जहां इंसान दूसरों की बातों से नहीं बल्कि अपने विवेक से जीने लगता है। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके निरीक्षक बन सकते हैं। इस भाग में लेखक बताता है कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे, मैं गुस्सैल इंसान हूं, मैं हमेशा डरता हूं, मैं बहुत ओवरथिंक करता हूं। जबकि सच्चाई यह है कि भावना आप नहीं होते। भावना केवल आपके भीतर उठने वाली एक मानसिक प्रतिक्रिया होती है। जब आप ये सीख जाते हैं कि मैं अपनी भावना नहीं हूं, मैं उसे देख रहा हूं, तब आपके जीवन में पहला बड़ा मानसिक ब्रेक थ्रू आता है। लेखक समझाता है कि हर भावना का एक जीवन चक्र होता है, जन्म, वृद्धि और अंत। लेकिन समस्या तब होती है जब हम भावनाओं को पकड़कर बैठे रहते हैं और उन्हें बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। इससे वही भावना बार बार और मजबूत होकर लौटती है।
इस भाग में यह भी सिखाया गया है कि भावना को दबाना समाधान नहीं है, क्योंकि दबाई गई भावना अंदर ही अंदर और जहरीली बनती जाती है। सही तरीका है उसे पहचानना, उसका नाम लेना और उसे बहने देना। जैसे ही आप कह पाते हैं कि अभी मेरे अंदर क्रोध है या अभी मैं डर महसूस कर रहा हूं, उसी क्षण आप भावना से अलग खड़े हो जाते हैं। लेखक ये भी समझाता है कि ओवरथिंकिंग असल में अनियंत्रित भावनाओं का दुष्प्रभाव होती है। जब भावनाएं अनसुलझी होती हैं तब दिमाग उन्हें बार बार सोच के रूप में दोहराता रहता है ताकि कोई समाधान मिल सके। इस भाग में माइंडफुलनेस की शक्ति पर गहरा फोकस दिया गया है कि जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद होते हैं तब आपका दिमाग अतीत और भविष्य के डर से बाहर निकलता है। लेखक एक अभ्यास बताता है कि जब भी मन बेकाबू हो जाए तब 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुनें, 2 गंध महसूस करें और 1 स्वाद पर ध्यान दें। इससे आपका दिमाग तुरंत वर्तमान में लौट आता है और भावनाओं का तूफान शांत होने लगता है। इस भाग में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दूसरों का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपका प्रतिक्रिया देना पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। जैसे ही आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर कर सकता हूं, आपका मानसिक संघर्ष आधा खत्म हो जाता है। लेखक ये भी सिखाता है कि भावनाओं से भागने की जगह उनसे दोस्ती करना सीखो, क्योंकि हर भावना किसी जरूरत का संकेत होती है। डर सुरक्षा की जरूरत बताता है, गुस्सा सीमाओं की जरूरत बताता है और उदासी आराम की जरूरत बताती है। जब आप भावना के पीछे छुपी जरूरत को समझने लगते हैं तब भावना खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगती है। इसका अंतिम संदेश यह है कि वास्तविक आत्मनियंत्रण बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की प्रतिक्रिया प्रणाली को बदलने से आता है। और जब आप ये कला सीख लेते हैं तब कोई भी परिस्थिति आपको मानसिक रूप से तोड़ नहीं सकती। ये पूरा भाग इस बात पर केंद्रित है कि कैसे इंसान अपनी भावनाओं को स्थायी रूप से ट्रेन करता है और मानसिक मजबूती को आदत में बदलता है। हमें यह सिखाता है कि भावनाओं पर नियंत्रण कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि रोज की जाने वाली ट्रेनिंग है। और जो इंसान रोज अपने मन को अनुशासित करता है वही लंबे समय तक मानसिक रूप से मजबूत रहता है, क्योंकि भावनाएं स्वभाव से अस्थिर होती हैं, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को चुनना सीख जाता है वही असली मास्टर बनता है। लेखक बताता है कि अधिकांश लोग अपनी भावना के गुलाम इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे अपने मूड के अनुसार फैसले लेते हैं, न कि अपने लक्ष्य के अनुसार। जबकि सफल लोग अपने लक्ष्य के अनुसार चलते हैं, चाहे मन करे या न करे। इस भाग में यह भी बताया गया है कि मानसिक ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन आराम की लत होती है, क्योंकि जैसे ही इंसान अत्यधिक आराम का आदी बनता है वैसे ही उसका दिमाग संघर्ष से भागने लगता है और भावनाएं उसे नियंत्रित करने लगती हैं। इसलिए रोज खुद को थोड़ा थोड़ा असहज स्थिति में डालना जरूरी है, जैसे समय पर उठना, थकान के बावजूद काम करना, डर होने के बावजूद सच बोलना और असुविधा के बावजूद अनुशासन बनाए रखना, क्योंकि यही छोटी छोटी जीतें इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। लेखक यह भी समझाता है कि माइंड कंट्रोल का सबसे शक्तिशाली हथियार आत्मसंयम है। जब इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुक कर सोचता है तभी वह अपनी भावना को काबू में करता है। गुस्से में तुरंत बोलना, डर में तुरंत भागना या दुख में तुरंत हार मान लेना, ये सब माइंड की कमजोरी हैं। लेकिन रुक कर सोचना, परिस्थिति को देखना और फिर फैसला लेना, ये आत्मसंयम की पहचान है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि मानसिक रूप से मजबूत इंसान अपनी पहचान परिस्थितियों से नहीं जोड़ता। वह हार से खुद को असफल नहीं मानता, वह आलोचना से खुद को छोटा नहीं मानता और वह अकेलेपन से खुद को कमजोर नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि भावनाएं अस्थायी हैं, लेकिन उसका चरित्र स्थायी होना चाहिए। लेखक यह भी बताता है कि मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि कभी भी अपने सबसे कमजोर भावनात्मक क्षण में जीवन का बड़ा निर्णय मत लो, क्योंकि उसी समय मन सबसे ज्यादा धोखा देता है। जब इंसान उदास होता है तब उसे सारी दुनिया खराब लगती है, जब गुस्से में होता है तब उसे हर इंसान दुश्मन लगता है और जब डर में होता है तब उसे हर कदम खतरा लगता है। इसलिए मजबूत व्यक्ति निर्णय तभी लेता है जब उसका मन शांत होता है। इस भाग में यह भी सिखाया गया है कि भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा देना ही समाधान है। गुस्से को ताकत में बदला जा सकता है, डर को सतर्कता में बदला जा सकता है और दुख को समझदारी में बदला जा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब इंसान अपनी भावनाओं का मालिक बने, नौकर नहीं। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति बार बार अपने पुराने दर्द को दोहराता रहता है वह खुद को मानसिक रूप से कमजोर बनाए रखता है, जबकि मजबूत इंसान अपने अतीत से सबक लेता है लेकिन वहीं अटकता नहीं। वह जानता है कि जो बीत गया वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वह उसके नियंत्रण में है।
इस भाग का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है कि इंसान वही बनता है जो वे रोज सोचता है, क्योंकि विचार ही भावना बनते हैं और भावना ही व्यवहार बनता है। इसलिए अगर इंसान अपने विचारों को साफ नियंत्रित कर ले तो उसकी भावना अपने आप संतुलित हो जाती है और यही असली आत्मनियंत्रण है। यह भाग हमें यह भी सिखाता है कि मानसिक मजबूती का अंतिम स्तर यह होता है कि इंसान बाहरी दुनिया को बदलता नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को बदल देता है, क्योंकि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हालात जैसे हैं वैसे ही आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लेता है वही हर परिस्थिति में विजेता बन जाता है। और यही इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है कि इंसान अपने मन का स्वामी बने, न कि परिस्थितियों का दास। हमें ये सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा में मोड़ना है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी भावनाओं की समझ नहीं होती वो जिंदगी में बार बार वही गलतियां दोहराता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं को पहचानना सीख लेता है वही असली आत्मनियंत्रण हासिल करता है। लेखक बताता है कि देर रात अकेले बैठकर की गई ओवरथिंकिंग असल में दिमाग की थकान और भावनात्मक उलझन का संकेत होती है, न कि बुद्धिमानी का प्रमाण। जब हम बार बार एक ही बात को मन में घुमाते हैं तो हम समाधान के करीब नहीं जाते बल्कि डर और भ्रम में और गहराई से फंसते जाते हैं। यह समझाता है कि भावनाएं अपने आप में बुरी नहीं होती। गुस्सा हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा करता है, डर हमें खतरे से सावधान करता है और दुख हमें किसी चीज की अहमियत बताता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं। लेखक बताता है कि भावनाओं का गुलाम वही बनता है जो अपनी भावनाओं को सच मान लेता है। जैसे अगर मन में यह विचार आए कि मैं कमजोर हूं तो हम उसी पल कमजोर बनने लगते हैं, लेकिन असल में वो केवल एक क्षणिक विचार था। यह सिखाता है कि हर लहर एक लहर की तरह होती है जो आती है और चली जाती है, लेकिन अगर हम उसी लहर पर बैठ जाएं तो गिरना तय है। यही कारण है कि आत्मसंयम का पहला नियम है, भावना को महसूस करो लेकिन उसके आधार पर तुरंत निर्णय मत लो। लेखक यह भी समझाता है कि जब हम बार बार खुद से शिकायत करते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरे साथ गलत करते हैं, दुनिया मुझे समझती नहीं, तब हम धीरे धीरे खुद को पीड़ित मानने लगते हैं और पीड़ित बनने के बाद इंसान में लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। हमें यह याद दिलाता है कि हर बार जब हम किसी स्थिति में भावुक होकर प्रतिक्रिया देते हैं, हम असल में अपना नियंत्रण दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपको नियंत्रित भी कर सकता है। इसीलिए सबसे मजबूत इंसान वो होता है जो दूसरों की हरकतों पर नहीं बल्कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। लेखक एक गहरी बात कहता है कि हम यह सोचकर खुद को धोखा देते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान हर दिन अपनी सोच से नया बनता है। अगर आप ये मान लेते हैं कि आप गुस्सैल हैं तो आप गुस्सैल ही बने रहेंगे, लेकिन अगर आप ये तय कर लें कि आप शांत रहना सीखेंगे तो दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगता है। यह भी स्पष्ट करता है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा में उपयोग करना है। जैसे जब उदासी आए तो खुद से पूछो कि ये मुझे क्या सिखा रही है, जब गुस्सा आए तो समझो कि किस सीमा का उल्लंघन हुआ है, और जब डर आए तो सोचो कि ये मुझे किस खतरे से बचाना चाहता है। लेखक ये भी बताता है कि हर दिन स्वयं से कुछ सवाल पूछना मन को साफ करता है। जैसे आज मैंने किन बातों पर बेवजह प्रतिक्रिया दी, आज मैंने कौन सी भावना को बिना समझे स्वीकार कर लिया, और आज मैं कहां बेहतर कर सकता था। हमें यह भी सिखाता है कि आत्मनियंत्रण कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। यह रोज के छोटे निर्णयों से बनता है, जैसे तुरंत जवाब ना देना, तुरंत गुस्सा ना करना, हर विचार को सच न मानना और हर भावना पर तुरंत काम ना करना। लेखक कहता है कि जिस दिन आप ये सीख जाते हैं कि आपकी भावना आपके ऊपर हुकूमत नहीं करती बल्कि आप अपनी भावना के मालिक हो, उसी दिन आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हो। यही असली आजादी है, यही असली आत्मनियंत्रण है और यही वो शक्ति है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। इस अंतिम भाग में पुस्तक का मूल संदेश ये स्पष्ट किया जाता है कि मन और भावनाओं पर नियंत्रण कोई एक दिन की घटना नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली अभ्यास प्रक्रिया है। लेखक समझाते हैं कि विचारों की जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी होती है, और जैसे ही हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी उन्नति या पतन का सबसे बड़ा कारण हमारा अपना सोचने का तरीका है, उसी क्षण से वास्तविक बदलाव शुरू हो जाता है। भावनाएं अपने आप में न तो अच्छी होती न बुरी, बल्कि वे हमारे भीतर उठने वाले संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझकर सही दिशा देना आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी कला है।
लेखक ये भी बताते हैं कि आत्म जागरूकता के बिना कोई भी तकनीक स्थायी परिणाम नहीं दे सकती, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पहचानते कि किस स्थिति में हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, किस शब्द, व्यक्ति या परिस्थिति से हमारा मन भटकता है और किस कारण से हमारा भावनात्मक संतुलन टूटता है, तब तक हम समाधान की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। इस भाग में यह भी सिखाया जाता है कि नियमित आत्मनिरीक्षण, सांस पर ध्यान देना, क्षण में लौटना और प्रतिक्रिया देने से पहले एक छोटा सा मानसिक विराम लेना हमें बड़े भावनात्मक विस्फोटों से बचा सकता है। लेखक ये समझाते हैं कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि परिस्थितियों के मध्य भी स्थिर रहना सीख जाते हैं। यही स्थिरता हमें बेहतर निर्णय लेने, रिश्तों को संभालने और आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद करती है। इस अंतिम भाग का सबसे शक्तिशाली संदेश ये है कि स्वयं पर नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि जब हमारा मन और हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में होती हैं, तब कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या अतीत का अनुभव हमें भीतर से तोड़ नहीं सकता। पुस्तक का निष्कर्ष यही है कि जो व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी बन जाता है, वही अपने जीवन की दिशा तय करने का वास्तविक अधिकार प्राप्त करता है।